हेलो एवरीवन। आज हम प्राकृतिक रेशों में वानस्पतिक रेशा जो तने से प्राप्त होता है जूट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम इसकी निर्माण प्रक्रिया, विशेषताएं और उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। जूट का रेशा लिनन की तरह होता है और ये पौधे के तने के से प्राप्त होता है। जिस पौधे पर जूट लगता है, जिससे प्राप्त होता है, उसका नाम भी जूट ही है। जूट के जो रेशे होते हैं वो छूने पर चिकने तो होते हैं लेकिन मुलायम बिल्कुल नहीं होते, चमकीले हैं लेकिन कड़क रेशे होते हैं। साथ ही साथ ये काफ़ी उलझे हुए भी होते हैं और इनमें यूनिफॉर्मिटी या समानता बिल्कुल नहीं होती। इनमें काफ़ी असमान रेशे होते हैं और इसीलिए इनसे जो भी धागे बनते हैं वो काफ़ी कड़े और खुरदुरे होते हैं। मजबूती बहुत कम होती है इन रेशों की और इसीलिए इनमें, क्योंकि ट्विस्टिंग की प्रॉपर्टी नहीं होती, इनमें मजबूती बहुत कम होती है, इसीलिए जूट के रेशों का प्रयोग वस्त्र निर्माण में नहीं किया जाता। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में इनको काम में लिया जाता है। बहुत लंबे समय से भारत और बांग्लादेश में जूट की खेती की जाती है, जूट का उत्पादन किया जाता है। बांग्लादेश पूरे विश्व का 85% जूट उत्पादित करता है और वहाँ से प्राप्त होने वाला जूट बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है, उसमें बहुत अच्छे गुण होते हैं। अब हम जानते हैं कि जूट के निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। तो जूट के उत्पादन की प्रक्रिया में सबसे पहला स्टेप है जूट की खेती करना या कल्टीवेशन ऑफ जूट। जूट की खेती करने के लिए गर्म और नम वातावरण यानी ऊष्मा और नमी दोनों की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए पानी की अच्छी आवश्यकता होती है। जूट का जो पौधा होता है वो वार्षिक है, एक साल में एक ही बार इसकी फसल उत्पादित की जा सकती है। इस पौधे की लंबाई 6 से 12 फीट तक होती है और उंगली के बराबर मोटा इसका तना होता है। जब तना पक जाता है तब उसमें फूल आने लगते हैं। फूल जब मुरझा जाते हैं तब उनको जड़ सहित उखाड़ लिया जाता है और उखाड़ने के बाद में इसमें से सारे पत्ते और गंदगियों को अलग कर दिया जाता है। फिर इनको बंडल्स में बांध लिया जाता है और उनको धूप में सुखाया जाता है। इस प्रक्रिया के कारण इस पर जो भी पत्ते और फूल बचे हुए रहते हैं, जो गीली अवस्था में साफ नहीं हो पाए, वो सभी सूख करके झड़ जाते हैं और उन्हें झाड़ करके अलग कर दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है गलाना या रेटिंग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि प्राप्त होने वाले जूट के रेशे की क्वालिटी इस प्रक्रिया पर भी बहुत हद तक निर्भर करती है। जितना ऑप्टिमम टाइम है उस टाइम के लिए ये प्रक्रिया अगर नहीं की जाए, उससे कम या ज़्यादा समय इस प्रक्रिया में लगा दिया जाए तो रेशे या तो कड़े हो जाते हैं और ज़्यादा कठोर हो जाते हैं या फिर गल करके नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए बहुत ध्यान देने वाली प्रक्रिया है गलाने की प्रक्रिया या रेटिंग। मैकेनिकली भी की जा सकती है, यांत्रिक रूप से कुछ हथौड़े या ठोकने वाली चीज़ों के साथ में, या फिर इसे केमिकली भी किया जाता है, रासायनिक रूप से, रासायनिक पदार्थों के प्रयोग से। हमारे देश में जो प्रचलित तरीका है इसके लिए वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, जिसमें पहले रासायनिक प्रक्रिया की जाती है और इस रासायनिक प्रक्रिया में पौधे के बंडलों को धीमे धीमे बहते हुए पानी में या फिर तालाबों या टैंकों में लगभग 15 दिन के लिए डुबो दिया जाता है। इस डुबोने की प्रक्रिया में जो भी इस तने के अंदर बैक्टीरिया डेवलप होते हैं वो तने के अंदर उपस्थित सेलुलोज, पेक्टिन आदि को खाते हैं और उसकी वजह से इसमें फर्मेंटेशन की प्रक्रिया या किण्वन हो जाता है और इसकी वजह से ही छाल गल जाती है, गल करके तने से अलग होने लगती है, यानी ऊपरी कवरिंग गलने लगती है। अब इस प्रक्रिया को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादा अगर ये गल जाएंगे तो क्वालिटी बहुत ही डिफरेंट हो सकती है, ख़राब हो सकती है। साथ ही रेशों का कलर भी चेंज हो जाता है, इनका प्राकृतिक रंग भी खराब हो जाता है। अगर गलाने की प्रक्रिया कम समय के लिए की जाएगी तो फिर उनको तने और रेशे को अलग करना
काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और अगर गलाना ज़्यादा हो जाता है तो उससे रेशे गल करके खुद ही टूट जाते हैं। तो लंबे कंटिन्यूस फिलामेंट्स मिलने चाहिए थे, वो नहीं मिल पाते हैं। तो इसीलिए गलाने की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद इसको नेक्स्ट स्टेप है तोड़कर या कूटकर रेशे अलग करना। ये मैकेनिकल प्रक्रिया है, यांत्रिक प्रक्रिया है। जो जूट के रेशे नरम हो जाते हैं और भीगे हुए रहते हैं, उनको धूप में सुखाया जाता है। सुखाने के बाद में कुछ सीमा तक ये रेशे तने से अलग हो जाते हैं। उसके बाद तनों को रोलर्स के बीच में से पास करते हैं या हथौड़ों से थोड़ा थोड़ा कूटा जाता है, जिससे तने के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और रेशे अलग हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे आप सभी लोगों ने देखा होगा गन्ने का रस निकालने की मशीन। गन्ने का जब जूस निकाला जाता है तो गन्ने के तने को रोलर्स के बीच में से पास करते हैं, और जितनी बार उसको पास करते हैं उसका जूस अलग हो जाता है और रेशे उसमें से अलग निकल जाते हैं। तो लगभग ऐसी ही प्रक्रिया जूट के साथ में की जाती है कि इसको रोलर्स के बीच में से पास करते हैं और उसकी वजह से ये रेशे तने से अलग निकल आते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कताई करना या स्पिनिंग। जूट के रेशे काफ़ी कड़े होते हैं, कठोर होते हैं, और उनमें नमनीयता बिल्कुल नहीं होती। प्रतिस्कंदता, प्रत्यास्थता, परस्पर सटने की क्षमता, या वो सारे गुण जो किसी भी रेशे से धागे का निर्माण करने के लिए या कताई करने के लिए आवश्यक हैं, उन सभी गुणों का इसमें अभाव होता है। इसीलिए इनको स्पिन करना या कताई करके धागा बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए स्पिनिंग से पहले इनको चिकना, मुलायम और नरम बनाना बहुत ज़रूरी होता है। इनमें क्योंकि किसी भी तरह का कोई चिपकने वाला पदार्थ या एडहेसिव नहीं होता और रेशे बहुत जल्दी से जलने वाले होते हैं, तो इसीलिए इनमें पहले तेल लगाया जाता है, पानी लगाया जाता है, और उसके बाद उनको रोलर्स के बीच में से कई बार पास किया जाता है ताकि तेल और पानी को ये अच्छे से अवशोषित कर लें और जो इनका ओरिजिनल स्वरूप है उसकी बजाय ये काफ़ी नरम और मुलायम हो जाएं। तो बार बार जब तक उसमें रिक्वायर्ड चिकनापन और नमनीयता नहीं आ जाती तब तक इसी प्रोसेस को दोहराया जाता है, तेल और पानी के मिक्सचर को इनके ऊपर डाल करके, और बार बार रोलर्स के बीच में से पास किया जाता है। जब वो वांछित रूप से नरम और मुलायम हो जाते हैं तब उनको रोविंग के माध्यम से कताई करके और फिर धागे तैयार कर लिए जाते हैं। धागों को बॉबिन्स पर लपेट लिया जाता है और फिर नेक्स्ट स्टेप आता है इसकी बुनाई करना या वीविंग। जूट के धागे क्योंकि बहुत कड़े होते हैं, मुलायम करने के बाद में भी ये काफ़ी कठोर होते हैं, इसीलिए इनकी फाइन वीविंग नहीं की जा सकती। इनसे कोई भी बारीक कपड़े या महीन कपड़े नहीं बनाए जा सकते हैं। पहनने के वस्त्र बनाया जाना इनसे संभव नहीं होता, इसीलिए मोटे और खुरदुरे वस्त्र तैयार किए जाते हैं और उन वस्त्रों का प्रयोग अदर देन अपैरल किया जाता है। अब हम जानते हैं जूट की भौतिक और रासायनिक विशेषताओं के बारे में। जो अच्छी क्वालिटी का जूट होता है वो काफ़ी चमकीला, चिकना और आकर्षक होता है। इसका जो ओरिजिनल कलर है वो हल्का पीला या ब्राउन कलर होता है। इसकी एक ख़ास बात है कि इसको ब्लीच करना या इसका रंग हटाना संभव नहीं होता, हालांकि आजकल कुछ विशेष ब्लीचेस के प्रयोग से ये प्रक्रिया भी कर ली जाती है। अधिक ताप और नमीयुक्त वातावरण में जूट के रेशे खराब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। माइक्रोब्स का या सूक्ष्म जीवों का इन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, वो इन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। अगर वातावरण में नमी हो तो सूक्ष्म जीव इनको पूरी तरह से खा करके समाप्त कर देते हैं। खनिज अम्लों के संपर्क में जब ये आते हैं तब भी गल करके नष्ट हो जाते हैं। अगर क्षार बहुत तीव्र है वो भी इन्हें नष्ट कर देता है, उसकी वजह से रेशे गल करके निर्बल होकर के कमज़ोर हो जाते हैं और इनकी कार्य क्षमता कम हो जाती है।
जूट के विभिन्न उपयोग किए जाते हैं। हालांकि पहनने के वस्त्रों के लिए इनका कोई उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि ये मजबूत नहीं हैं और बारीक नहीं हैं, लेकिन इनसे बहुत सारी चीज़ें जैसे बोरी, टाट, सस्ती चटाइयाँ, गांठ बांधने के लिए रस्सियाँ, कट्टे, दरी, इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। इसके साथ साथ ही इनका प्रयोग जल अवरोधक और अग्नि अवरोधक वस्त्रों के निर्माण के लिए भी किया जाता है। साथ ही होम फर्निशिंग में दूसरे रेशों के साथ इनको मिश्रित करके वस्त्र बनाए जाते हैं, जैसे लिनन के साथ जूट के रेशों को मिला करके दरियाँ, कालीन, पर्दे, सोफ़ा और कुर्सी के कवर, इस तरह की चीज़ें तैयार की जाती हैं। जूट बहुत ही महत्वपूर्ण रेशा है, अपैरल के लिए नहीं लेकिन इंडस्ट्रियल यूज़ इसका बहुत अच्छा है। साथ ही होम फर्निशिंग्स के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। वर्तमान में क्योंकि बहुत सारे तरह की फिनिशेज या परिसज्जाएँ आ गई हैं, उनके प्रयोग से अब जूट को धीरे धीरे कन्वर्ट किया जाने लगा है। बहुत अच्छी बारीक किस्म का जूट उत्पादित किया जाने लगा है और अब इसका प्रयोग अपैरल के लिए भी कुछ हद तक शुरू कर दिया गया है।